हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अमिता माली, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी से आपके पेपर थर्ड में जो हम सेल ऑर्गेनेल्स कर रहे थे, तो पिछली बार हमने क्लोरोप्लास्ट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिकाएँ भी कह सकते हैं इन्हें। तो सबने अपने नाम सुना होगा। माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस भी कहते हैं इसको, कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। इसकी इस प्रकार से संरचना होती है, हम सभी जानते हैं। आपने 11th-12th में भी देखा होगा, पढ़ा होगा। ये पादप और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन, इसकी खोज किसने की थी, क्या वितरण है, संख्या, आकार, आकृति, उसको हम समझते हैं। पहले उसको डिस्कस करेंगे कि किन किन साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी से कौन कौन रिलेटेड है। तो सबसे पहले जो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है, सबसे पहले कॉलिकर ने 1880 में कीटों की रेखित पेशियों में की, लेकिन तब उन्होंने कोई नाम नहीं दिया, केवल उन्होंने देखा कॉलिकर ने कीटों में। तो उनको उनको नाम नहीं दिया गया है कि उन्होंने खोज की, इसका योगदान उनको नहीं है। फिर आए थे W. फ्लेमिंग, इन्होंने इन्हें फाइलिया नाम दिया, और ऑल्टमैन ने बायोब्लास्ट नाम दिया। फिर थे कार्ल बेंडा जो आए थे। इन अंगकों को जो वर्तमान नाम चल रहा माइटोकॉन्ड्रिया, वो इन्होंने नाम दिया कार्ल बेंडा, क्योंकि माइटोस का मतलब है धागा या सूत्र, और कॉन्ड्रियन का मतलब है कणिका, सूत्र कणिकाएँ। बेंडा ने ही माइटोकॉन्ड्रिया को दूसरा नाम क्या दिया, कॉन्ड्रियोजोम्स, क्योंकि कॉन्ड्रिया मतलब कणिकीय रूप। फिर डेली ने इन्हें ऑक्सीडोजोम्स कहा। मेवीज ने एक कोशिका में उपस्थित समस्त माइटोकॉन्ड्रिया को सम्मिलित रूप से कॉन्ड्रियोम्स कहा या कॉन्ड्रियोजोम्स कहा। माइकेलिस ने माइटोकॉन्ड्रिया को जेनस ग्रीन बी से अभिरंजित किया, या स्टेनिंग जो है माइटोकॉन्ड्रिया की, उन्होंने जेनस ग्रीन बी से अभिरंजित किया था, स्टेनिंग उससे की थी। पैलेड और जॉस्ट्रेन ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से माइटोकॉन्ड्रिया की परासंरचना यानी कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर का अध्ययन किया। फिर थे नास एंड नास 1963 में, उन्होंने इस सेल ऑर्गेनेल में DNA की खोज की, उन्होंने की थी। अब हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, मॉर्फोलॉजी, साइज, शेप, नंबर, लोकेशन हम देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है समस्त यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में समान रूप से प्लवित रहते हैं। प्लवित रहने का क्या मतलब है, एकदम से जड़ से जुड़े हुए नहीं रहते हैं। उसका जो मैटर है कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, उसमें प्लवित रहते हैं। ये आवश्यकता अनुसार गति कर कोशिका द्रव्य में अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। प्लवित रहने का मतलब ये है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे गति आवश्यकता अनुसार करते हैं, हमेशा नहीं करते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में हमने डिस्कस कर लिया था, जब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने ये बता दिया था मैंने कि कौन से सेल ऑर्गेनल्स उसमें पाए जाते हैं, कौन से नहीं पाए जाते हैं। हालांकि कुछ जो बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया के समकक्ष रचनाएं पाई जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उन्हें कैलेनबर्गर एंड हुबर ने कॉन्ड्रियोइड नाम दिया था। तो उसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जैसी संरचना पाई जाती है, तो उसे कॉन्ड्रियोइड कहा था। और पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिकाओं में देखे गए थे पहले तो, फिर बाद में सबसे पहले पादप कोशिकाओं में सर्वप्रथम F. मेविस या मीव्स ने माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति बताई। यानी पादप कोशिकाओं में किसको श्रेय जाता है, F. मेविस को या F. मीव्स को, कुछ भी हम कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी संख्या किस प्रकार से होती है, कितनी होती है।
पादप कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या परिवर्तनशील होती है, घटती बढ़ती रहती है आवश्यकता के अनुसार। जब ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है विभजोतक सेल में ये बहुत सारी पाई जाती है, और जो स्टिल मतलब स्थिर है सेल, कोई फंक्शन नहीं हो रहा है, तो उसमें कम हो गई संख्या। कुछ कोशिकाओं में इनकी संख्या निश्चित होती है। उपापचयी रूप से सक्रिय कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या काफ़ी अधिक होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए कोई भी काम करने के लिए, तो उपापचयी रूप से ज़्यादा होगी। जबकि अस्थायी व प्रौढ़ कोशिकाओं में, प्रौढ़ यानी कि ओल्ड सेल्स, जो बूढ़ी हो चुकी कोशिका, पुरानी हो चुकी है, उनमें कम होती है। पादपों की विभजोतक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सर्वाधिक होती है। विभजोतक जो कि 3000 तक पाई जाती है। विभजोतक से मतलब है मेरिस्टेमेटिक सेल, यानी कि जो डिवाइड हो रही है, ग्रो हो रही है, अभी ग्रो कर रही है, उसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और एक जो है केओस नाम का प्रोटोजोआ है, उसमें 5 लाख तक माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, 5 लाख तक केओस प्रोटोजोआ में सबसे ज़्यादा उसी में ही होते हैं। और अगर हम इसका शेप देखते हैं, आकार देखते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रियन की औसत जो लंबाई है वो 5 से 10 माइक्रोन तथा व्यास 5 से 1 माइक्रोन होता है। कोशिका की क्रियात्मक अवस्था अनुसार इसके आकार में परिवर्तन होता रहता है, और ईस्ट कोशिका में सबसे छोटी 1 माइक्रोन, जबकि एम्फीबिया की डिंब कोशिकाओं में सबसे लंबी 30 से 40 माइक्रोन माइटोकॉन्ड्रियन देखी गई है। अब आकृति देखें हम इसकी। माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति भी कोशिका के प्रकार तथा इसकी क्रियात्मक अवस्था के अनुसार बदलती रहती है। सामान्यतः जो माइटोकॉन्ड्रियन कण हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के जो कण हैं, धागों या छड़ों की आकृति के होते हैं। कभी कभी ये मुद्राकार यानी कि क्लब शेप्ड, टेनिस के रैकेट जैसे कि बहुरूपी या पुटिकी आकृति के हो सकते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की हम रासायनिक संरचना यानी कि केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया अगर देखें, तो यानी कौन कौन से केमिकल्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स उसमें पाए जाते हैं, तो रासायनिक दृष्टि से माइटोकॉन्ड्रिया मुख्यतः प्रोटीन्स, जो कि सबसे ज़्यादा होता है 60 से 65%, तथा लिपिड्स जो कि 35 से 40% के बने होते हैं, जो इनके 90 से 99% भाग को बनाते हैं। यानी प्रोटीन्स और लिपिड सबसे ज़्यादा है इसमें, 90% भाग ही उन्हीं का है। इनके अतिरिक्त अंश मात्र में वलयाकार डीएनए, आरएनए तथा 70S प्रकार के राइबोसोम्स व प्रचुर मात्रा में श्वसन तथा इलेक्ट्रॉन परिवहन संबंधी एंजाइम्स, वाहक कैरियर यानी कि जो किसी भी आयंस या मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं, तथा विटामिन्स पाए जाते हैं। डीएनए व आरएनए की उपस्थिति के कारण माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य कला में फॉस्फोलिपिड्स की मात्रा काफ़ी अधिक यानी कि 40%, जबकि अंतःकला में कम 20% होती है। अब हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि परा संरचना, सूक्ष्म संरचना, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा स्टडी करी गई है। पैलेड ने और जोस्ट्रेन ने 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से अध्ययन कर माइटोकॉन्ड्रिया की विस्तृत रचना प्रस्तुत की है, जो कि निम्न भागों से मिलकर बनी होती है। तो सबसे पहले है इसमें खोल व क्रिस्टी यानी एनवलप एंड क्रिस्टी, जो आप देख रहे होंगे। इसका खोल यानी आउटर मेम्ब्रेन जो रहती है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और क्रिस्टी अंदर की जो वलयाकार संरचना है उसको हम क्रिस्टी कहते हैं। पीठिका व डीएनए आरएनए, पीठिका यानी मैट्रिक्स यानी कि जो इसमें जैव पदार्थ पाया जाता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। डीएनए एंड आरएनए ये पाए ही जाते हैं इसमें। फिर है एलिमेंट्री पार्टिकल्स, प्रारंभिक कण, F0 F1 जो कण इसमें पाए जाते हैं कणिकीय रूप में, वो कण। सबसे पहले अब हम देखते हैं इसमें डायग्राम में आप देख सकते हैं राइबोसोम्स और जो मैट्रिक्स है और क्रिस्टी है वो चीज़।
सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो एनवलप और क्रिस्टी है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो बाह्य खोल दोहरी इकाई कलाओं द्वारा निर्मित होता है। इन्हें बाह्य कला, आउटर मेम्ब्रेन व इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। दो कला होती है, अंदर की ओर और एक बाहर की ओर। दोनों कलाएं यानी कि मेम्ब्रेन, दोनों कलाएं लाइपोप्रोटीन की बनी होती है तथा इकाई कला संरचना के अनुरूप गठित होती है। प्रत्येक कला लगभग 60 एंगस्ट्रोम मोटी होती है। दोनों कलाओं के मध्य जो स्पेस पाया जाता है, दोनों कलाओं के, क्योंकि आउटर और इनर दोनों के बीच में एक स्पेस होता है। इनर मेम्ब्रेन आप देख रहे होंगे और एक आउटर मेम्ब्रेन देख रहे होंगे। तो दोनों के बीच में जो स्पेस पाया जाता है वो होता है कितना, 40 से 70 एंगस्ट्रोम चौड़ा अवकाश होता है। और इस अवकाश को यानी कि इस स्पेस को हम कहते हैं पेरी मेम्ब्रेन स्पेस, यानी कि परिकला अवकाश या अंतरकला अवकाश हम कहते हैं। इंटर मेम्ब्रेन का मतलब है अंतरकला, यानी कि दो कलाओं के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरी मेम्ब्रेन स्पेस या आउटर स्पेस या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश कहते हैं। अवकाश जो शब्द है वो स्पेस के लिए यानी स्थान के लिए यूज़ में लिया जाता है। तो ये इसके कितने कितने नाम हो गए। जो अवकाश है दोनों कलाओं के मध्य में जो अवकाश है उसको पेरी मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, आउटर स्पेस एंड पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ये चारों नाम इसी के हैं। इसमें जो है एक लिक्विड पदार्थ होता है, तरल पदार्थ होता है इसमें। इनके ये जो स्पेस है ना, इसमें एक तरल पदार्थ भरा होता है। बाह्य कला जो रहती है, आउटर मेम्ब्रेन है इसकी स्मूथ और थोड़ी सी रफ होती है, खुरदरी होती है, मामूली सी खुरदरी होती है तथा समतल होती है। बाहर की जो रहती है ना, चिकनी, थोड़ी सी खुरदरी और समतल होती है। जबकि जो अंतर कला होती है यानी कि इनर मेम्ब्रेन होती है वो कई अनियमित अंतर्वलनों या उभार उसमें पाए जाते हैं, जो अंतःअवकाश इनर स्पेस में फैली रहती है। ये जो उभार और ये जो अंतर्वलित स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ना, ये इनर मेम्ब्रेन से बनती है। जो अंदर की जो मेम्ब्रेन है वो इन्वेजिनेट होकर यानी अंतर्वलित अंदर की ओर मुड़ करके अंतर्वलित होकर वलित स्ट्रक्चर बनाती है। फोल्ड्स होते हैं, इनको उभार कहते हैं। तो अंतःकला द्वारा परिबद्ध अनियमित स्थान को अंतःअवकाश कहते हैं। अंतःकला के उभारों को, जो अंतःकला वलित होकर, इन्वेजिनेट होकर, अंतर्वलित होकर के जो उभार बनाती है, इन्हीं उभारों को हम क्रिस्टी कहते हैं या माइटोकॉन्ड्रियल्स कहते हैं। मेन इसका जो नाम है क्रिस्टी ही प्रचलित नाम है, तो क्रिस्टी या माइटोकॉन्ड्रियल्स कहते हैं। और जबकि कई साइंटिस्ट क्या करते हैं कि जंतु माइटोकॉन्ड्रिया के उभारों को क्रिस्टी, जबकि पादप माइटोकॉन्ड्रिया के उभारों को ट्यूब्यूली या माइक्रोविली कहते हैं। क्रिस्टी के अंदर भी एक अवकाश होता है जिसे इंटरक्रिस्टी स्पेस कहते हैं। यह बाह्य अवकाश से जुड़ा होता है। अंतःकला या क्रिस्टी की बाह्य सतह को एम सतह कहते हैं, बाह्य सतह को, और ये बाह्य अवकाश के संपर्क में रहती है। इसी प्रकार क्रिस्टी की भीतरी सतह को, जो अंतः अवकाश के संपर्क में रहती है, उसको सी सतह कहते हैं। बाह्य सतह को तो एम सतह जो माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बनाती है, और जो अंदर की है सी साइड, क्रिस्टी का स्पेस है वहाँ रहती है, तो उसको सी साइड कहते हैं, अंदर की ओर। माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य कला निम्न अणुभार वाले कई पदार्थों के अणुओं के प्रति पारगम्य होती है, जबकि अंतःकला में पारगम्यता कम होती है। अंतःकला जल, ग्लिसरॉल, सूक्ष्म श्रृंखला वाले वसीय अम्ल के प्रति तो पारगम्य होती है, लेकिन सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम क्लोराइड, ब्रोमीन तथा नाइट्रेट आयनों के प्रति अपारगम्य होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंतःअवकाश में प्रोटीनों की पीठिका है, जो आप देख सकते हैं, इसमें डीएनए, आरएनए व राइबोसोम्स भरे होते हैं। ग्रीन एंड पर्ड्यू ने बताया कि बाह्य कला की बाह्य सतह पर अनेक नॉन स्टॉक्ड कण चिपके रहते हैं।
यानी कि अवरंत कण चिपके रहते हैं बाह्य कला की बाह्य सतह पर। इन्हें पार्सन के उप एकांक या सब यूनिट्स ऑफ पार्सन कहते हैं। इसी प्रकार अंतःकला की भीतरी सतह अर्थात सी सतह पर भी कई कण चिपके रहते हैं, लेकिन ये सवृंत होते हैं, स्टॉक्ड होते हैं। इन्हें सब यूनिट ऑफ फर्नांडिस मॉर्गन के उप एकांक कहते हैं, यानी कि फर्नांडिस मॉर्गन के उप एकांक कहते हैं। अब जो रिसेंट में अभी की जो जनरेशन है, अब इनको वर्तमान में इन सवृंत उप एकांकों को कई नाम भी दिए गए हैं, जैसे कि F1 कण, प्रारंभिक कण, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, सब माइटोकॉन्ड्रियल पार्टिकल्स, ऑक्सीसोम्स इत्यादि। और सवृंत कणों द्वारा ही इलेक्ट्रॉनों का परिवहन कर एटीपी का निर्माण होता है। कोशिका के प्रकार, आयु व इसकी क्रियात्मक अवस्था के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी का प्रबंधन भिन्न भिन्न प्रकार से हो सकता है। सामान्यतः जो क्रिस्टी है, क्रिस्टी की उभार है, वो क्रिस्टी जो रहती है उभारों के रूप में रहती है, फोल्ड्स के रूप में, जैसे फोल्ड होते हैं ना। कुछ पादपों की जो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी नली की है, ट्यूबुलर हो सकती है, जो टीएस में गोल दिखाई देती है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें डी जो है, डायग्राम में डी वाला जो है वो सेक्शन है, ट्रांसफर सेक्शन है। चमगादड़ में क्रिस्टी प्लेटनुमा व बिल्ली में जालिकावक्त होते हैं। कभी कभी क्रिस्टी लंबवत लॉन्जिट्यूडनल या मध्यस्थ इंटरमीडिएट होती है। तो हमने ये देखा है कि दो प्रकार के कण होते हैं, F1 कण और F0 कण। ये जो है एक तो सब यूनिट्स ऑफ पार्सन जो कि नॉन स्टॉक्ड होते हैं, और एक एलिमेंट्री पार्टिकल्स या F1 पार्टिकल या सब माइटोकॉन्ड्रियल पार्टिकल्स जो कि ऑक्सीसोम्स भी कहते हैं और F1 कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन परिवहन का निर्माण करते हैं, एटीपी का निर्माण करते हैं, इलेक्ट्रॉन का परिवहन कर एटीपी का निर्माण करते हैं। तो बच्चों, ये तो थी माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड जानकारी। अब जो अगली वीडियो है उसमें हम आगे की इसकी जो संरचना है उसको हम डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की, क्योंकि ये थी आपकी जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, एनवलप एंड क्रिस्टी। आगे की वीडियो में हम इसकी मैट्रिक्स और जो डीएनए आरएनए पाए जाते हैं, इसके जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं और इसका बायोजेनेसिस या एंजाइम को हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।